हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो तो उसके द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है। साथ ही ये भी आप पता कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसके मोशन को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टिकल या बॉडी किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई पार्टिकल जिसका कि डायमेंशन नेग्लिजिबल हो तो उसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं। सो अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विच हैज अ नेग्लिजिबल डायमेंशन, जिसे कि हम जनरली पॉइंट से दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वैसे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आता है। सो रिजिड बॉडी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देयर विल बी नो चेंज इन इट्स डायमेंशन। जैसे कि सपोज करिए कि आपका पेन है, तो पेन बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल से, और पेन पर अगर आप फोर्स लगाते हैं और वो रिजिड बॉडी की तरह रहता है तो उसका डायमेंशन मतलब उसके शेप और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बैलून है तो बैलून को अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपना शेप बदल सकता है। इट मींस बैलून को हम लोग रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। तो होप आप समझ चुके होंगे कि रिजिड बॉडी हम लोग किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आर यू अ पार्टिकल। क्या मैं आपको एक पार्टिकल की तरह कंसिडर करूं या रिजिड बॉडी की तरह। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर हम लोग का जो बॉडी है उसका कुछ डायमेंशन है और उसका फोर्स लगाने पर कुछ डायमेंशन में चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पर काइनेमेटिक्स में हम लोग पार्टिकल और रिजिड बॉडी का कंसिडरेशन के लिए एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे कि अगर रिलेटिव डिस्टेंस कम हो तो हम लोग उसे बॉडी की तरह कंसिडर करेंगे, और अगर रिलेटिव डिस्टेंस काफी ज्यादा हो तब हम लोग सेम बॉडी को पार्टिकल की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में रिलेटिव डिस्टेंस इज लार्ज तो कोई पर्सन को हम लोग पार्टिकल की तरह कंसिडर करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पार्टिकल या रिजिड बॉडी किस फॉर्म में कंसिडर करें, ये एक रिलेटिव टर्म है। अगर डिस्टेंसेस कम होते हैं तो हम लोग उसे बॉडी की तरह कंसिडर करेंगे, और अगर डिस्टेंसेस काफी ज्यादा हो तो उसे हम लोग पार्टिकल की तरह कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सन को आप देखें तो सन को डिस्टेंस आपसे काफी ज्यादा है तो उसको हम लोग एक पार्टिकल मोशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। सो पार्टिकल या रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे कि दीज आर रिलेटिव टर्म्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट। जैसे आपके रूम में अगर एक टेलीविजन रखा हुआ हो तो उसे आप रेस्ट में कह सकते हैं। सिमिलरली कोई फैन अगर एज इट इज रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो उसे भी आप रेस्ट में कह सकते हैं। तो इसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर बॉडी
सराउंडिंग्स अपने चारों तरफ के रिस्पेक्ट में, अपनी जगह में कोई चेंजेस ना करे, बदलाव नहीं करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कह सकते हैं। अगर मैं सेम क्वेश्चंस अगर किसी एरोप्लेन में बैठे हुए पर्सन से पूछूं कि अर्थ पर ये जो सेम टेलीविजन का सेट है वो आपको रेस्ट में दिख रहा है या मोशन में, तो वो जो एरोप्लेन में बैठा हुआ पर्सन है वो तो इसे मोशन में कहेगा। तो सेम क्वेश्चन का आंसर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पर कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप उसे देख रहे हैं। इन सिंपल वर्ड, व्हाट इज मोशन? तो अगर फैन में हम लोग स्विच ऑन कर दें तो वो मोशन में है। सो मूविंग ब्लेड्स ऑफ ए फैन आर इन मोशन। सिमिलरली कार में अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है और उसे कोई रोड पर बैठा हुआ पर्सन विजुअलाइज करता है तो वो बोलेगा कि दीज आर इन मोशन। सो मूविंग कार इज ऑल्सो इन मोशन। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन चेंज करे तो उसे हम लोग मोशन में कहेंगे। सो चेंजेस द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द पैसेंजर्स इन द बस एट रेस्ट और इन मोशन? सपोज करिए कि इस बस में जो पैसेंजर हैं, पैसेंजर्स बस में बैठे हुए हैं, तो जितने पैसेंजर हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आपको दिखेंगे। लेकिन अगर इसे कोई बाहर का कोई पर्सन देखे तो वो बोलेगा कि बस एज वेल एज उसमें बैठे हुए जितने पैसेंजर्स हैं वो सभी मोशन में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस में बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए आंसर चेंज हो रहा है। बाहर का जो पर्सन है वो बोल रहा है कि जो बस एज वेल एज उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो मोशन में है, लेकिन बस के अंदर के जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे को रेस्ट में देख रहे हैं। मीन्स रेस्ट एंड मोशन आर ऑल्सो रिलेटिव टर्म। और किस रेफरेंस फ्रेम में आप देख रहे हैं इस बात से आपका आंसर चेंज हो सकता है। तो ऑब्वियसली योर आंसर इज पैसेंजर्स इन द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो बस के पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है। बट पैसेंजर्स इन द बस आर इन मोशन रिलेटिव टू द पीपुल एट बस स्टॉप। तो होप रेस्ट एंड मोशन किस तरह से रिलेटिव टर्म है आप आसानी से समझ पा रहे हैं। So what is at rest? A body is said to be at rest when there is no change of position with respect to time. अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करे तो उस बॉडी को हम लोग रेस्ट में कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज मोशन? सो मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे तो उसे हम लोग मोशन में कहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स ये ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम लोग बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं विदाउट कंसीडरिंग काउज ऑफ मोशन। So the branch of mechanics that deals with the study of motion of objects without any reference to the cause of motion is called kinematics. इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करेंगे बिना मोशन के काउज को डिस्कस किए। मोशन का काउज क्या हो सकता है? फोर्स, टॉर्क। बिना इसको डिस्कस किए हुए हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा काइनेमेटिक सेक्शन होगा। और जब हम लोग काउज को भी डिस्कस करेंगे तो उसे हम लोग डायनेमिक्स में देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स में स्टडी करने से पहले हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा इट कंसिस्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें कि 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
और टाइम मेजर करने के लिए हम लोग क्लॉक भी रखेंगे, जिससे कि हम पता कर सकें कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग उसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। So a system of coordinate axis with respect to which an event can be described is called frame of reference. Hope students अभी तक आप समझ चुके होंगे कि rest and motions are relative term. Motion of an object is always with respect to some frame of reference. और ये frame of reference क्या है? तो observer जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है उसके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और उसी के रिस्पेक्ट में वो इवेंट को, ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जिस रिस्पेक्ट में हम लोग इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे बस स्टॉप पे जो पर्सन है, तो बस स्टॉप से अटैच अगर हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लें तो उसे हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। तो ये हमारा एक रेफरेंस फ्रेम है। सिमिलरली अगर बस के अंदर बैठा हुआ कोई पैसेंजर, सपोज करिए आप बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस बस के अंदर होगा। और बस के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सारे पैसेंजर्स रेस्ट में होंगे, लेकिन जो रोड पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो बस है एज वेल एज ये जितने पैसेंजर्स हैं वो सभी के सभी मोशन में है। तो रेस्ट एंड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां पर है। ऑब्जर्वर जहां पर है उसी से अटैच हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं। Now let us see how the states of motions and rests are related. Rest and motions are relative term. They are not absolute. A body can be at rest or in motion with respect to frame of reference. जैसे कि हमने previous examples में देखा कि हमारा बस के अंदर बैठे हुए जितने पैसेंजर्स थे वो सभी बस स्टॉप के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे थे, लेकिन बस के अंदर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो सारे रेस्ट में थे। तो सेम पर्सन, सपोज करिए ये पर्सन ए है, तो बस के अंदर के को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, बट बाहर के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो बस स्टॉप पर खड़े हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा ये जो पैसेंजर्स है वो मोशन में है। तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हैं कि दे रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट। ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सो देयर इज नो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज परफेक्टली एट रेस्ट। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। सपोज करिए अर्थ जैसा कि आप जानते हैं अर्थ भी सन के अबाउट एज वेल एज अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो अर्थ को भी हम लोग परफेक्टली रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेते हैं। तो कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है जो कि परफेक्टली रेस्ट पर हो। A man in a moving train is at rest with respect to a co-passenger, but he is in motion with respect to a man outside the train. तो ये प्रीवियस एग्जाम्पल जो हम लोगों ने बस के एग्जाम्पल से देखा था, तो सेम आप ट्रेन के एग्जाम्पल से भी कोरिलेट कर सकते हैं। एंड होप आसानी से आप रेस्ट एंड मोशन बता सकते हैं। तो सिंपली हमने देखा कि अगर व्यूअर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अगर अपना डिस्टेंस पोजीशन चेंज करे तो हम लोग बोलेंगे
कि वो मोशन में है, बट अगर वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करे तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी तक हम लोगों ने एक रेफरेंस फ्रेम लिया जिसमें हमारा 3 एक्सेस था, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल सिर्फ एक लाइन पर मूव कर सकता है, तो उस केस में हम लोग उसके मोशन को 1D, और अगर एक प्लेन में मूव करता हो तो उसके मोशन को हम लोग 2D, और अगर स्पेस में मूव करता हो तो उसके मोशन को 3D से डिस्क्राइब करेंगे। तो 1D मीन्स ओनली वन डायमेंशन, ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड, और 2D में प्लेन में मोशन के लिए आपको 2 एक्सिस एक्स एज वेल एज वाई या कोई भी 2 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, और स्पेस के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के बेसिस पर हम लोग 3 टाइप के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो अगर कोई चींटी एक सीधी रेखा में जा रही हो तो उसके मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं, या उसे 1D, वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन एक्सिस इज सफिशिएंट। तो ऑफ कोर्स ये जो चींटी की जो मोशन है, दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉकरोच। बहुत लोगों को कॉकरोच से डर भी लगता है। कॉकरोच मूविंग ऑन अ फ्लोर। तो अगर कॉकरोच फ्लोर पे मूव कर रहा है तो आपको इसके मोशन को दिखाने के लिए, सपोज करिए मैं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये ले लिया मैंने, वाई एक्सिस, और ये ले लिया एक्स एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा चेंज कर रहा है, तो इसके मोशन को दिखाने के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दो दो एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, इसलिए इसके मोशन को हम लोग 2D मोशंस भी कहेंगे। सो व्हाट टाइप्स ऑफ दिस मोशन? तो दिस इज मोशन इन अ प्लेन, जिसे कि हम लोग 2D मोशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, फ्लाइंग हनी बी। तो फ्लाइंग हनी बी, मधुमक्खी स्पेस में मूव करती है, और इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, इसलिए हम लोग इसे 3D मोशन भी कहते हैं। तो व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन इज इट? तो ये हमारा दिस इज मोशन इन अ स्पेस, ये स्पेस में मोशन है, जिसे कि हम लोग 3D मोशन से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें कि चींटी अगर सीधी रेखा में जा रही हो तो उसके मोशन को हम लोग वन डायमेंशन मोशन कहेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है। नेक्स्ट हमने देखा मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसमें कि कॉकरोच एक प्लेन में मूव करता है, इसके मोशन को हम लोग 2 एक्सिस एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा मोशन इन 3 डायमेंशन, जिसमें कि हनी भी स्पेस में मूव करती है, जिसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो हमने 3 टाइप के मोशन को देखा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। इसे आप सिंपली कह सकते हैं कि वैसा मोशन जिसे डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत पड़े उसे 1D मोशन कहेंगे, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत पड़े उसे 2D मोशन कहेंगे, और जिसे डिस्क्राइब करने के लिए तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस की जरूरत पड़े उसे 3D मोशन कहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स, अब आप किसी भी मोशन को कैटेगराइज कर सकते हैं 1D, 2D और 3D मोशन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेक्ट लीनियर मोशन। तो रेक्ट लीनियर मोशन, ये दो रेक्टिलिनियर, ये दो वर्ड रेक्टी प्लस लीनियर से बना है। रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट और लीनियर का मतलब लाइन। तो ऑफ कोर्स रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसके मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। जैसे द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड।
स्ट्रेट रोड में अगर कोई कार मूव कर रहा हो तो उसे सिर्फ एक एक्सिस से आप दिखा सकते हैं, और उस तरह के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ऑफ कोर्स रेक्टिलिनियर मोशन, जनरली रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हैं, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा 1D में ही हो। अगर हल्का सा चेंज भी है तो उसे हम लोग 1D की तरह कंसीडर करते हैं। सो रेक्टिलिनियर मोशन नीड नॉट टू बी वन डायमेंशनल नेसेसरली, बट जनरली ये वन डायमेंशन होता है। बट कुछ स्पेशल केस में हम लोग हल्के से डेविएशन को भी 1D की तरह कंसीडर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी एनी स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करे, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है, या किसी इंक्लाइंड लाइन पर भी मूव कर सकता है। बट इट इज ऑलवेज पॉसिबल दैट रेक्टिलिनियर मोशन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन। तो किसी भी लाइन पर अगर कोई मोशन हो रहा हो तो उसे हम लोग 1D मोशन के तरह ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि सपोज करिए कि ये कार अगर इस लाइन में मूव कर रहा है तो भी इसे हम लोग 1D मोशन की तरह ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने के बाद वो टोटली इस लाइन पर आ जाएगा, तो इसके मोशन को हम लोग 1D मोशन की तरह डिस्कस करेंगे। So rotation of coordinate system does not change the rectilinear motion of the car. तो रेक्टिलिनियर मोशन का सिंपल मीनिंग है कि अगर ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसके मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, मोशन काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हम लोग बहुत सारे टर्म से अवेयर होंगे, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। तो इसमें से कुछ क्वांटिटी स्केलर होगी, कुछ क्वांटिटी वेक्टर्स होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स only magnitude but no direction for its complete representation is called scalar quantity. तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, एंड ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड विथ यूनिट भी होगा उसमें, बट डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे पाथ लेंथ, जिसे कि आप पाथ लेंथ को डिस्टेंस से भी जानते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली में जिस पाथ से मूव कर रहा है तो एक्चुअल पाथ लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ को डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती कि यहाँ पर डायरेक्शन हर एक इंस्टेंट में चेंज होता रहता है। नो डायरेक्शन इज नीडेड टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। सिमिलरली स्पीड हम लोग डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। डिस्टेंस एज वेल एज टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, और हम लोग स्पीड को भी स्केलर क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड विथ यूनिट की जरूरत पड़े बट देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलोगे सर करेंट को तो हम लोग डायरेक्शन भी बताते हैं, बट करेंट के साथ वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करने का रूल है। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग करंट को एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो सो देयर आर मेनी एग्जांपल, जैसे मास, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो अगर कोई क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो करता है एज वेल एज उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप किसी रास्ते से मूव कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसे हम लोग एक डायरेक्शन से भी दिखाते हैं, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ एज वेल एज डायरेक्शन, ये एरो की जरूरत है। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं और इसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि आगे के टॉपिक्स में हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप समझ चुके होंगे पाथ लेंथ जिसे डिस्टेंस कहते हैं उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिस्टेंस या पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ क्या है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हैं, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसा कि हमने एक एग्जांपल्स में भी किया था, इस रास्ते की जो वास्तविक लंबाई होगी, एक्चुअल लेंथ होगा, उसे हम लोग पाथ लेंथ या डिस्टेंस कहेंगे। और इसके बीच का इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो होप स्टूडेंट्स अब आप डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स लें, सपोज करें आप अपने घर से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से लौटने समय आपको भूख लग जाती है, तो आप एक होटल मैकडॉनल्ड्स के होटल में चले जाते हैं। और मैं यहाँ पर अगर पूछता हूँ कि आपने कितना पाथ लेंथ कवर किया, तो आप बोलोगे सर मैंने होम से कॉलेज गया और कॉलेज से फिर मैकडॉनल्ड्स गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू फ्रॉम होम टू कॉलेज ये है DHC, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय यू फ्रॉम कॉलेज टू मैकडोनाल्ड DCM। दोनों को अगर सम कर दें देन दिस इज द पाथ लेंथ। अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है होम से मैकडोनाल्ड। तो H से M के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है इसका डायरेक्शन, तो होम से मैकडोनल्ड्स की तरफ आप स्टार्ट कहां से करते हैं, एंड कहां पर करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे और स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो दे देंगे, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। आप ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जनरली वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम लोग एरो का साइन देते हैं या उसे बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर का साइन भी देना है। तो हमने देखा कि पाथ लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट, ये जनरली होता भी है और नहीं भी होता है। बट अगर आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में आप इनिशियली अपने घर से मैकडोनल्ड के घर पास जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो उस केस में पाथ लेंथ क्या होगा, तो पाथ लेंथ होगा आपके होम से मैकडोनल्ड्स के बीच की दूरी। तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर आप जिग जैग पाथ में मूव करते, तब
पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और बिना पीछे मुड़े आप डायरेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दैट इज पाथ लेंथ इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में बिना रिटर्न हुए एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे तो उस केस में पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। नेक्स्ट, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जहां पे पाथ लेंथ जीरो नहीं होता है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इसके एक एग्जाम्पल्स को हम देखें। सपोज करिए आप अपने घर से मैकडोनल्ड्स के पास जाते हैं, वहां पिज्जा बर्गर खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद वापस अपने घर को लौट आते हैं। तो अब मैं पूछूं कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जीरो हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। लेकिन अगर मैं पूछूं पाथ लेंथ क्या है, तो जाने का और आने का टोटल लेंथ को आप जोड़ेंगे तो ये DHM और लौटने का DMH दोनों को आप ऐड कर देंगे। ऑफ कोर्स ये जाने के लेंथ से डबल हो जाएगा अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हुए जाते हैं और आते हैं। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है बट हमारा पाथ लेंथ जीरो नहीं है। The magnitude of displacement may or may not be equal to path length traveled by an object। तो दो एग्जांपल्स में हमने देखा। फर्स्ट एग्जांपल्स में आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशंस तक जाना था, होम से मैकडोनल्ड तक जाना था, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल था। और सेकेंड एग्जांपल्स में जहां पर हम लोग होम से मैकडोनल्ड्स तक जाते थे और वापस मैकडोनल्ड से अपने घर तक आते थे, तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता था। तो इन दोनों एग्जांपल्स में हमने ये देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट एग्जांपल्स में तो इक्वल था लेकिन सेकेंड एग्जांपल में ये इक्वल नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय an object। The magnitude of displacement for a complete motion may be zero but the corresponding path length is not zero। जैसा कि हमने सेकेंड एग्जांपल में देखा जिसमें कि आप अपने घर से मैकडोनल्ड्स तक जाते थे और मैकडोनल्ड से वापस अपने घर तक आते थे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया था लेकिन डिस्टेंस आपका जीरो नहीं था। सो होप आप इसे समझ पा रहे होंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कंप्लीट मोशन मे बी जीरो। अगर आप जहां से चलते हैं वापस वहीं पर आ जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बट जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो नहीं होगा। सॉरी, जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है जिसे कि हम लोग पाथ लेंथ भी कहते हैं तो पाथ लेंथ जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, और इस टॉपिक को देखने के बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका रिवर्स दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, चाहे हमारा टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। So if an object is moving along a straight line and covers equal distance at equal interval of time, however small the time interval may be, it is said to be in uniform motion along a straight line। जैसे कि सपोज करिए कि अगर आपका स्कूल बस हर एक एक सेकेंड में 10-10 मीटर की दूरी तय करता हो तो इसके मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन अगर यही अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता हो, मान लीजिए फर्स्ट 1 सेकेंड में ये 10 मीटर कवर करता हो, नेक्स्ट
1 सेकेंड में अगर ये 10 मीटर से अलग, लेट अस सपोज दैट 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड में ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हो, तो ये यूनिफॉर्म नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म में क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है। जैसा कि हम लोग अगर इसे ग्राफ में भी दिखाएं, अगर एक्स एक्सिस के तरफ टाइम दिखाएं और वाई एक्सिस के तरफ हम लोग डिस्टेंस दिखाएं, सपोज करिए हर एक सेकेंड में अगर हमारा कार एक 10-10 मीटर की दूरी तय करती हो, तो ये इसका पोजीशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड में ये 20 मीटर पर होगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये 30 मीटर पर होगा, और इस केस में इन सभी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो तो उस केस में उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसे कि आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्पीड। स्पीड क्या है? रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट जिस रेट से डिस्टेंस को कवर करती है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसे फाइंड करने का मेथड है टोटल पाथ लेंथ, जिसे कि डिस्टेंस भी कहते हैं, एंड टोटल टाइम टेकन। तो जब आप दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे यू विल गेट स्पीड। और अगर मैं पूछूं कि इसका यूनिट क्या है, तो आप इसका यूनिट बोलेंगे सर पाथ लेंथ का यूनिट हम लोग मीटर, एसआई में मीटर लेते हैं, टाइम के लिए सेकेंड लेते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसका डायमेंशन बोलूं तो आप बोलोगे सर स्पीड का डायमेंशन होगा, पाथ लेंथ के लिए हम लोग एल का यूज करेंगे और टाइम के लिए टी, लेकिन टी हमारा डिनोमिनेटर में है, सो इट इज टी टू द पावर -1। और आप मास का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, सो आप m टू द पावर 0 लिख सकते हैं। सो इट्स डायमेंशन इज 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी। सो रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ गिवन डायरेक्शन। जनरली इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। सपोज करिए, एक मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। सपोज करिए कोई पार्टिकल अभी ए पर है, कुछ देर के बाद अगर ये बी पर चला गया, और अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, तो इसके लिए आपको इसकी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई जेड। ये अगर इसका इनिशियल पोजीशन है तो आर आई, आप मैथ में देखेंगे कि इसका पोजीशन हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट जेड जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट के कैप लिख सकते हैं। ये आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। सिमिलरली अगर पॉइंट बी हमारा x2 y2 और z2 अगर इसका कोऑर्डिनेट हो, तो इसके लिए हम लोग r1 के लिए x1 y1 z1 यूज कर रहे हैं, और r2 के लिए यूज करेंगे x2 आई कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और अगर मैं बोलता हूं चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या है, जिसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर, और ये होगा फाइनल पोजीशन। फाइनली ये R2 पर है और इनिशियली ये R1 पर था, तो R2 माइनस R1 ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और सपोज करिए ये इनिशियल टाइम था T1, फाइनली ये पॉइंट बी पर T2 टाइम में चला गया, तो कितना टाइम लगा, दैट इज डेल्टा टी, इट विल बी T2 माइनस T1। अब अगर मैं पूछता हूं फाइंड वेलोसिटी, ऑफ कोर्स इन दिस एवरेज इंटरवल, तो ये होगा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। सिमिलरली आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपसे इंस्टेंटेनियस जस्ट उसी इंस्टेंट पर अगर मैं वेलोसिटी पूछता हूं, तब आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी में जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को आपको बहुत छोटा लेना होगा। तो इस छोटे से टाइम इंटरवल में जब हम लोग ये लिमिट फाइंड करेंगे, देन इट इज कॉल्ड डी आर बाई डी टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव यू वेलोसिटी। तो ये आगे हम लोग इसे डिटेल से देखेंगे।
टिल देन आपको वेलोसिटी समझना है कि वेलोसिटी क्या है, कि जिस रेट से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। एंड वेलोसिटी क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन इस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो अगर आप अपने घर से मैकडॉनल्ड्स तक जाते हैं और मैकडॉनल्ड से वापस अपने घर तक आते हैं, तो इस प्रोसेस में अगर मैं पूछता हूं कि ड्यूरिंग टोटल जर्नी फाइंड योर स्पीड, तो सपोज करिए इन आपके घर से मैकडॉनल्ड्स की बीच की जो दूरी है, अगर वो 1 किलोमीटर की है और आपको जाने में 30 मिनट और लौटने में भी 30 मिनट का टाइम लगता है, मतलब टोटल आपको 1 आवर का टाइम लगता है। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 किलोमीटर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग आपके घर से मैकडॉनल्ड्स के बीच की दूरी को 2 किलोमीटर ले रहे हैं, तो आपके जाने का और आने का दोनों मिलके हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4 किलोमीटर। और अगर टाइम आप 1 घंटा लगाते हैं जाने में, तो आपको 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में, तो 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो यहां पर टोटल पाथ लेंथ होगा 2 + 2 दैट इज 4 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूं, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि आप जहां से चले थे वहां पर वापस आ गए हैं, तो अगर सेम पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। अब यहां पर अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड होगा पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। तो अगर पाथ लेंथ 4 किलोमीटर है और जाने में और आने में दोनों मिला के अगर आपको 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में लगा हो, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा 30 मिनट + 30 मिनट दैट इज 1 आवर। तो आपका स्पीड हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारा पीछे का जो एग्जाम्पल्स था, इस एग्जाम्पल में आपके घर से मैकडॉनल्ड्स की बीच की दूरी है 2 किलोमीटर और आपको जाने में लगता है 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में, तो दोनों मिला करके आपको 1 घंटा लगता है और टोटल आपने डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर। तो हम लोग स्पीड कैसे फाइंड कर रहे हैं, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के जगह पर 4 किलोमीटर होगा और टाइम के जगह पर 1 आवर, चूंकि आप 30 मिनट जाने में और 30 मिनट आने में स्पेंड कर रहे हैं। सो टोटल टाइम टेकन बाय यू इज 1 आवर। तो स्पीड फाइंड करने के लिए एक जनरल रूल याद रखेंगे कि आपको टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम को डिवाइड कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस इज 4 एंड टोटल टाइम इज 1, सो स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी फाइंड करिए, देन यू विल से वेलोसिटी विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। और ऑब्वियसली आप जहां से चले थे, घर से चले थे और वापस घर आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और टाइम तो सेम है दैट इज 1 आवर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी इज 0। तो होप स्टूडेंट्स अब आप किसी भी प्रॉब्लम्स में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है, सपोज करिए आप किसी सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है 7 मीटर। आप पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और वापस एक राउंड घूम करके सेम पॉइंट पर आ जाते हैं और इस प्रोसेस में आपको टाइम लगता है, सपोज करिए 30 मिनट, आधा घंटा का टाइम लगता है। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट स्पीड
एंड वेलोसिटी। ये चारों टर्म्स आप फाइंड आउट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।